अधिक जानकारी के साथ। अपराजिता, बैठक को करीब करीब पौना घंटा, करीब 1 घंटा होने को है, क्या कुछ ताजा जानकारी मिल पा रही है इस बैठक से? जी देखिए, अभी हालांकि कोई भी ताज़ा जानकारी के लिए फिलहाल थोड़ा इंतजार करना होगा जब तक केंद्र चुनाव समिति की बैठक समाप्त नहीं हो जाती। और बिल्कुल जिस तरह आपने जिक्र किया कि बैठक शुरू हो चुकी है, तमाम वरिष्ठ नेता इस बैठक में मौजूद हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में ये बैठक की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल हो गए, साथ ही कृष्णपाल गुर्जर, राव इंद्रजीत, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, साथ ही सुरेंद्र नागर इसमें मौजूद है, सतीश पुनिया, विप्लव देब मौजूद है, धर्मेंद्र प्रधान मौजूद है, अनिल विज मौजूद है इस बैठक में। इसके अलावा और भी जितने भी केंद्र चुनाव समिति के जितने भी सदस्य हैं, ये सभी इस बैठक में मौजूद है। ओपी धनखड़ इस बैठक में मौजूद है। सूत्रों की माने तो सभी 90 सीटों को लेकर के जिस तरीके से कोर ग्रुप की बैठक हुई थी, उसमें सभी 90 सीटों को लेकर के चर्चा की गई थी, ठीक उसी तरीके से सभी 90 सीटों को लेकर के इस बैठक में चर्चा की जा रही है। सूत्रों की माने तो देखिए, कोर ग्रुप की बैठक जब हुई थी उसमें जो पैनल तैयार किया गया था, जिस तरीके से कटाई छटाई, जिस तरीके से जब चुनाव समिति की बैठक हुई थी प्रदेश के स्तर पर, वहां पर पैनल तैयार किया गया था। उसमें से कई बार जब छोटी टोली की बैठक हुई, उसके बाद फिर 1 to 1 तरीके से भी कुछ मुलाकातें भी हमने देखा था बीते दिनों। तो बिल्कुल आज जब कोर ग्रुप की बैठक हुई है तो उस बैठक में कई पैनल ऐसे हैं, यानी करीब कहा जा रहा है कि 50 ऐसे पैनल है जिसमें केवल एक नाम है, वहीं 40 के करीब ऐसे पैनल है जिसमें एक से ज्यादा नाम है। उन पर लेकर के ज्यादा मंत्रणा की जा रही है कि किसे चुनाव लड़ा जाएगा, क्योंकि देखिए पैरामीटर है भारतीय जनता पार्टी का तय किया गया है कि विनेबिलिटी यानी विनिंग कैंडिडेट, जीतने की संभावना सबसे ज्यादा जिस कैंडिडेट की होगी उन्हें ही मौका दिया जाएगा। इसके अलावा डिसिप्लिन भी देखा जा रहा है कि अगर किसकी छवि सही नहीं है, डिसिप्लिन देखने को नहीं मिला है उनके अंदर, तो उनकी टिकट भी कटती हुई नजर आ सकती है। इसके अलावा छवि की, जैसे मैंने जिक्र किया कि छवि भी देखी जाएगी कि किस तरीके से, अगर जमीनी स्तर की हम बात करते हैं, लोकप्रियता की अगर हम बात करते हैं, तो क्या उनकी छवि है, किस प्रकार की छवि है, क्या लोग उन्हें पसंद करती है या किस तरह से जनता के बीच किस तरीके से वो गए हैं, इस तरह की तमाम चीजें इसमें भी देखी जाती है। ये भी क्राइटेरिया एक तय किया गया है। साथ ही देखिए, युवा चेहरा को भी कहा जा रहा है कि युवा चेहरा को भी मौका दिया जा सकता है, नए चेहरों को मौका दिया जा सकता है, महिलाओं को इसमें मौका दिया जा सकता है। तो इन सभी का एक मिश्रण कह सकते हैं। जब भारतीय जनता पार्टी की जो सूची हरियाणा को लेकर के जारी की जाएगी तो इन सभी चीजों का उसमें मिश्रण देखने को मिल सकता है। साथ ही देखिए, सूत्रों के हवाले से यह भी खबर सामने आ रही है, जानकारी सामने आ रही है कि कुछ मौजूदा मंत्रियों की भी टिकट इस बार कट सकती है, पूर्व मंत्रियों की भी टिकट कट सकती है, वहीं कुछ की रिपीट भी की जा सकती है। साथ ही मौजूदा विधायकों में से अगर कहा जाए तो करीब 2 दर्जन ऐसे विधायक हैं, कहा जा रहा है कि उनकी जो टिकट है वो कटती हुई नजर आ सकती है, वहीं उनके जगह पे नए चेहरों को इस बार मौका मिल सकता है। तो ये तमाम जानकारी तक सामने आई है। वहीं देखिए, अगर सूची की देखिए हितेन बात की जाए तो कहा जा रहा है कि कल देखिए जम्मू कश्मीर की जब सीईसी की बैठक हुई थी, उसके कल होकर ही जो सूची है वो जारी कर दी गई थी। तो बिल्कुल उम्मीद की जा रही है कि आज सीईसी की, केंद्र चुनाव समिति की बैठक हो रही है हरियाणा को लेकर के, कल तक जो सूची है वो बीजेपी की जारी कर दी जाएगी। उम्मीद है कि सभी 90 सीटों को लेकर के चर्चा की जाएगी इस बैठक में, और साथ ही जब सूची जारी होगी तो सभी 90 विधानसभा सीटों को लेकर के होगी। हालांकि स्पष्ट रूप से अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि देखिए कई सीटें ऐसे भी है जिसमें 1 से 2 नाम डाले गए हैं, तो उन पे ज्यादा फोकस रहेगा, उन्हें डिस्कस करने की जरूरत है। अगर उस पर बात बन जाती है तो सभी 90 सीटों को लेकर के जो कह सकते हैं सूची जारी कर दी जाएगी। तो उसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। सीईसी की बैठक जारी है, कह सकते हैं कि काफी लंबी ये बैठक चलने वाली है। जिस तरीके से हमने देखा था कि कोर ग्रुप की बैठक भी काफी घंटे चली है, चाहे छोटी टोली की बैठक हो जाए, आज सुबह जब कोर ग्रुप की बैठक भी हुई है तो काफी लंबी लंबी बैठकें चल रही है। तो उम्मीद की जा रही है कि ये जो बैठक चलने वाली है केंद्र चुनाव समिति की, काफी लंबी चलने वाली है, क्योंकि देखिए हर एक सीट को लेकर के काफी डिस्कशंस किए जा रहे हैं, क्योंकि एक भी सीट की गलती बहुत महंगी बीजेपी को पड़ सकती है, क्योंकि इस बार बहुत बड़ा चैलेंज है बीजेपी के लिए, वो है एंटी इनकम्बेंसी। साथ ही जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में हितेन हमने देखा था कि 5 सीटों पर बीजेपी सिमट गई है, तो उन सभी चीजों को किस तरीके से ठीक करना है, कौन से वो इलाके हैं जिस पर भाजपा बीजेपी मजबूत है, किन्हें मजबूत सीट पर उतारना है ताकि लॉस ना हो, साथ ही जो कमजोर सीटें हैं जिस पर लोकसभा चुनाव में हार का सामना बीजेपी को करना पड़ा था, तो उन पर किस कैंडिडेट को उतारेगी, ये तमाम चीजों को लेकर के यहाँ पे डिस्कशंस हो रहे हैं। मजबूत, टिकाऊ, अच्छे उम्मीदवारों को जिसकी जीतने की संभावनाएं सबसे ज्यादा होगी उन्हें ही मैदान में उतारा जाएगा। जिन सभी चीजों को लेकर के यहाँ पे डिस्कशंस किए जा रहे हैं। जी बिल्कुल अपराजिता, डिस्कशन किया जा रहा है
है, विचार विमर्श किया जा रहा है कि जो जिताऊ कैंडिडेट हो उसी को उम्मीदवार बना करके चुनावी दंगल में उतारा जाए। लेकिन जो बताया जा रहा है कि 40 सीटें ऐसी हैं जिन पर 2 उम्मीदवार हैं या फिर उससे ज्यादा उम्मीदवार हैं, तो ऐसी कितनी सीटें हैं जहां पर उम्मीदवार का चयन करना बेहद मुश्किल है और वहां पर माथापच्ची करनी पड़ेगी केंद्रीय चुनाव समिति के नेताओं को? जी देखिए 50 सीटें, बिल्कुल जिस तरह आपने जिक्र किया कि 40 वो सीटें, तो पहले अगर मैं 50 सीटों पर आती हूँ तो कहा जा रहा है कि 50 वो सीटें हैं। जब कोर ग्रुप की बैठक हुई थी तो 50 वो सीटें हैं जिसपे कहीं ना कहीं बात बन चुकी है, केवल एक नाम डाले गए हैं। हालांकि अगर बची हुई 40 सीटों की अगर मैं बात करते हुए थे तो बिल्कुल कहा जा रहा है कि उसमें 2 से अधिक नाम है, यानी जो विनेबिलिटी है, यानी जो जीतने की संभावनाएं हैं उसमें कहीं ना कहीं एक समानता देखने को मिल रही है 2-3 कैंडिडेट में, कि सभी की जो परसेंटेज है, जो रिपोर्ट आई है, जो सर्वे हुआ है बीजेपी के द्वारा, तो सभी की रिपोर्ट एक तरह से आई है। तो उसमें मुश्किल हो जाता है कि किसकी सबसे ज्यादा उन जीतने की संभावनाएं जो सभी कैंडिडेट की लग रही है उसमें से सबसे ज्यादा आगे कौन कैंडिडेट है, वो सबसे ज्यादा मुश्किल वाली बात हो जाती है। हालांकि देखिए बिल्कुल आखिरी मोहर तो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में लगना है। इसको लेकर के कोर कमेटी की बैठक से भी उन सभी नामों को 2 से 3 नाम जो भी हैं पैनल में, उन सभी नामों को आगे बढ़ा दिया गया है, जिसके बाद जो आखिरी मोहर है वो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में लगाई जाएगी। तो अभी उसी चीज हम कह सकते हैं कि उन्हीं सब सीटों को लेकर के सबसे ज्यादा मंत्रणा होगी। साथ ही और भी अहम हो जाता है कि कुछ सीटें ऐसी है बीजेपी की जो थोड़ी कमजोर है, यानी कह सकते हैं कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में जहां जहां से बीजेपी को हार मिला था उन सभी सीटों को ध्यान में रखेगी बीजेपी। जो कमजोर है, जहां पर कम पॉसिबिलिटी है जीतने की, उन सीटों को किस मजबूत उम्मीदवार को उतारे की, जो हार है उसे जीत में किस तरीके से तब्दील किया जाए, इन सभी चीजों को लेकर के यहाँ पे डिस्कशन होंगे और सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट को यहाँ पर मैदान में उतारा जाएगा। और साथ ही देखिए चर्चा ये भी चल रही है कि कुछ परिवार के सदस्यों को भी यहाँ पर मौका दिया जा सकता है, क्योंकि देखिए सवाल उठ रहा था कि कई सांसद ऐसे हैं, कोई वरिष्ठ नेता हरियाणा के ऐसे हैं जो चाहते हैं कि उनके परिवार के सदस्यों को यहाँ पर टिकट मिले। सवाल उठता है कि अगर किसी भी तरीके से अगर वो मजबूत नहीं है, जीतने की संभावना अगर कम है और उन्हें टिकट नहीं मिलती है, तो सवाल ये उठता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी अपने सीनियर नेताओं का इस समय पर, जब कांग्रेस कहीं ना कहीं एक दावा ठोक रही है कि पूर्ण बहुमत के साथ जीत हासिल करेगी, उस समय क्या अपने वरिष्ठ नेताओं का जो कह सकते हैं एक नाराजगी क्या बीजेपी झेलती हुई नजर आएगी? हालांकि देखिए सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है कि मौजूदा जो सांसद हैं, कुछ वरिष्ठ नेता हैं, उनके परिवार के जनों को बीजेपी इस बार चुनाव लड़वाती हुई नजर आ सकती है। देखिए हितेंद्र, अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं एक और भी मजबूती के साथ बीजेपी चुनाव लड़ती हुई नजर आएगी। अपने बच्चों को लेकर के जो कैंपेनिंग होगा और भी इलाकों में जिस तरीके से बीजेपी के लिए कैंपेनिंग करते हुए नजर आएंगे वरिष्ठ नेता, तो कहीं ना कहीं उसका और भी पॉजिटिव एक असर देखने को मिल सकता है। तो बिल्कुल काफी अहम रहेगा, काफी दिलचस्प रहेगा कि किन किन को टिकट मिलती हुई यहाँ पर नजर आती है, किन किन का टिकट कटता हुआ नजर आता है। जिनकी टिकट कटती है किस तरह से उनकी नाराजगी भारतीय जनता पार्टी ले पाएगी, और जिन्हें टिकट मिलती है कितने मजबूत वो होते हैं अपने अपने हलके में, और किस तरीके से कैंपेनिंग बीजेपी करती हुई नजर आएगी और कितनी जीत बीजेपी को मिलती है। इन सभी चीजों को लेकर के यहाँ पे डिस्कशंस होते हुए हमें नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल अपराजिता, आपने बताया कि परिवार के सदस्यों को भी इस बार मौका दिया जा सकता है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। इस तरह के जो नियम है बीजेपी में कि परिवार के दूसरे सदस्यों को टिकट नहीं मिलेगी, उसमें हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए ढील दिखाई दे सकती है। लेकिन इसके पीछे वजह क्या मानी जा रही है? क्या सिर्फ इसीलिए कि लोकसभा चुनाव में जो परिणाम देखने को मिला और हरियाणा में जीत की राहें थोड़ी मुश्किल नजर आ रही है बीजेपी की, इसीलिए इस तरह का ये बदलाव किया जा रहा है, इसीलिए इस तरह का प्रयोग करने का प्रयास बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है? देखिए इसमें 2 बात हो जाती है। पहले तो बिल्कुल जिस तरह आपने जिक्र किया कि लोकसभा चुनाव में 5 सीटों पर सिमट गई थी भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में, पहले एक ये वजह हो जाती है जिसकी वजह से सीनियर लीडर्स की नाराजगी बीजेपी नहीं ले सकती, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज्यादा है। दूसरा जो मेजर रीजन है वो है एंटी इनकम्बेंसी भारतीय जनता पार्टी के सामने किस तरीके से उसको प्रो इनकम्बेंसी करे, उन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए बीजेपी को कुछ ऐसा फैसला लेना होगा, जिस ऐसे लोगों को टिकट देनी होगी जिसकी वजह से जो एंटी इनकम्बेंसी उसे दरकिनार किया जाए। और साथ ही देखिए किसी की भी नाराजगी इस समय भारतीय जनता पार्टी लेने की परिस्थिति में नहीं है, क्योंकि देखिए एंटी इनकम्बेंसी की वजह से कई चीजें होगी, कई ऐसे भी चेहरे होंगे जिसे नहीं मौका मिलेगा, जिसे जनता पसंद शायद ना भी करे, इस तरह की चीजें भी सामने आ सकती है। साथ ही देखिए अगर
माफ कीजिएगा, अगर सांसदों को चेहरा दिया जाता है, सांसदों को अगर मौका दिया जाता है, उनके बच्चों को मौका दिया जाता है, यानी तो अगर किस तरीके से, क्योंकि अगर उनकी लोकप्रियता अच्छी है, सांसदों की लोकप्रियता अच्छी है, तो उनके परिवार के लोगों को भी कहीं ना कहीं एक दर्जा दिया जाएगा, उन्हें मौका दिया जाएगा, पहले ये चीज हो जाती है। और बिल्कुल जिस तरह से आपने कारण बताया, तो नाराजगी इस वक्त भारतीय जनता पार्टी किसी की भी लेने की परिस्थिति में नहीं है, खासतौर पर उनकी जो सांसद हैं जिनका खुद के इलाकों में बहुत ज्यादा पकड़ है, उनकी नाराजगी कहीं ना कहीं बीजेपी इस मौके पर नहीं ले सकती, क्योंकि एक छोटी से छोटी गलती भी टिकट वितरण को लेकर के हो जाए या तमाम चीजों को लेकर के हो जाए, भारतीय जनता पार्टी ये करती हुई अभी इस परिस्थिति में बीजेपी नहीं है। तो जिसके लिए बिल्कुल परिवारवाद अगर आरोप लगती भी है बीजेपी पे, हालांकि देखिए नीतियों की अगर बात करते हैं तो बीजेपी परिवारवाद के अगेंस्ट नहीं है। हमने सुना था कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार कहा था कि परिवारवाद को लेकर के एक चीज कही थी कि परिवारवाद यानी वो नहीं होता है कि जिसके पिता भी केपेबल हो तो उनके बच्चों को भी अगर केपेबल होते हैं, केपेबिलिटी के हिसाब से उन्हें मौका बिल्कुल देना चाहिए। यानी अगर हरियाणा की अगर हम बात करते हैं तो किसके माता पिता अगर केपेबल हैं, अगर जनता उन्हें पसंद करती है और उनके बच्चों ने भी अगर जमीनी स्तर पर काफी काम किया हो, लोकप्रियता अच्छी होगी, लोग उन्हें पसंद होते होंगे, तो बिल्कुल उन्हें मौका देना चाहिए और उसे परिवारवाद नहीं करते हैं। वहीं परिवारवाद उसे कहते हैं जिससे जो केपेबल नहीं होते, जिनके बच्चे केपेबल नहीं होते हैं, मगर केवल चूंकि उनके माता पिता राजनीति में, इस वजह से वो भी राजनीति में आ जाते हैं, उस परिवारवाद को हम नकारते हैं। इस तरह की चीजें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हुए नजर आए थे। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि इस परिवारवाद के जो एक डेफिनेशन होता है, उन चीजों को लेकर के ये नीतियां जो बीजेपी की होती है, जो कहते हैं कि परिवारवाद को हमेशा डिनाई करती है बीजेपी, इन चीजों का कहीं ना कहीं खुद में ये जवाब होता है। तो बिल्कुल देखिए हितेन, जिस तरह आपने सवाल किया कि क्या इस बार इन अपनी नीतियों को बीजेपी चेंज करती हुई नजर आएगी, क्योंकि बिल्कुल कई चैलेंजेस है बीजेपी के सामने। इस बार 10 साल से सत्ता में है तो कई मुश्किलें इस बार सामने हैं, एंटी इनकम्बेंसी हो जाती है। नए मुख्यमंत्री का चेहरा हालांकि इस बार दिया गया है, क्योंकि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को लोकसभा चुनाव से पहले ही बनाया गया था। उसके बाद फिर इस बार भी कहीं ना कहीं उन चीजों को तो बीजेपी ने बिल्कुल तोड़ा है। अब देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से विधायकों के चेहरे पर भी इस एंटी इनकम्बेंसी वाली जो खतरा बीजेपी के सामने मंडरा रहा है, उन चीजों को किस तरीके से बीजेपी तोड़ती हुई आगे बढ़ेगी और चुनाव में डट कर खड़ी होगी। जी बिल्कुल। अब राजस्थान लगातार चुनाव पर मंथन चल रहा है, उम्मीदवारों के नामों पर मंथन चल रहा है केंद्रीय चुनाव समिति की इस बैठक में। तो कई इस बार, जिस तरह से आपने भी बताया कि कई इस बार प्रयोग किए जा सकते हैं, कई जो पहले सख्त नियम होते थे बीजेपी में, उनमें भी ढिलाई की बात कही जा रही है। तो किस तरह के नए नए जो प्रयोग हैं वो इस बार हरियाणा विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है, इन टिकट के बंटवारों में अगर खासतौर पर बात की जाए तो? देखिए, टिकट की बदलाव की अगर मैं बात करती हूँ तो बिल्कुल नए चेहरों को मौका देना खुद में एक नया प्रयोग रहेगा, क्योंकि देखिए अगर मौजूदा विधायकों, मौजूदा मंत्रियों की अगर टिकट कटती है तो बिल्कुल किस तरीके से उनकी नाराजगी बीजेपी झेलती हुई नजर आएगी। और एक बहुत बड़ा दाव होगा कि क्या नए चेहरों को मैदान में उतरना क्या बीजेपी के लिए फायदेमंद रहेगा, ये खुद में एक बहुत बड़ा प्रयोग रहेगा। क्योंकि देखिए अगर बीजेपी की बात करते हैं तो उनकी राजनीति, उनकी रणनीतियों को समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कब क्या कर दे, क्योंकि बीजेपी कहा जाता है कि हमेशा इलेक्शन मोड में रहती है। तो बिल्कुल देखिए कि लगातार जो तैयारियां हैं बीजेपी की हमने देखी थी, हालांकि जब से विधानसभा चुनाव का बिगुल भी नहीं बजा था तब से लगातार विधानसभा चुनाव की तैयारियों में भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में लग गई थी। तो बिल्कुल अगर प्रयोग की बात करते हैं तो बिल्कुल नए चेहरों को मौका देना खुद में एक बहुत बड़ा प्रयोग की बात होगी। युवा चेहरा को मौका देना, वरिष्ठ नेताओं को छोड़ करके, जो सीनियर लीडर्स उनको छोड़ करके अगर टिकट कटती है उनकी और उनके जगह पे अगर नए चेहरों को मौका दिया जाता है, युवा चेहरों को मौका दिया जाता है, तो क्या वो अपनी जो विश्वास बीजेपी उनके ऊपर जताएगी, क्या उस विश्वास पर वो खड़े उतर पाएंगे, ये भी खुद में देखने वाली बात होगी। साथ ही देखिए अब जब एक बार टिकट वितरण अगर हो जाती है उसके बाद किस तरीके से बीजेपी कैंपेनिंग करती हुई नजर आएगी, वो भी देखना खुद में दिलचस्प रहेगा। तो बिल्कुल देखिए कई रणनीतियां होती है जो बीजेपी अपनाती हुई नजर आएगी। जैसे क्राइटेरिया की अगर मैं बात करती हूं तो हमने क्राइटेरिया देखा, पैरामीटर्स देखे, किस तरीके से महिलाओं को, युवाओं को मौका देते हुए बीजेपी कह रहे हैं कि इस बार नजर आएगी। साथ ही यंग चेहरे को मौका देगी, युवाओं को जिस तरह से कहा जा रहा है, तो वरिष्ठ नेता को किस तरीके से मनाती हुई और कैंपेनिंग के लिए मनाएगी उसे, ताकि किसी तरह की कोई बात ना हो। ये सब चीजें किस तरीके से बीजेपी करती हुई नजर आएगी, वो खुद में देखना दिलचस्प रहेगा। तो बिल्कुल प्रयोग की अगर बात की जाए तो बिल्कुल इस बार कहा जा रहा है कि कुछ चौंका देने वाला नाम भी सामने इस बार जब टिकट वितरण होगी, जब टिकट सामने आएगी, नाम सामने आएंगे, तो कुछ चौंका देने वाले नाम भी इस बार सामने आ सकते हैं। जी बिल्कुल अपराजिता, आपने कई महत्वपूर्ण बातें कही हैं और ये जिस तरह की इस बार संभावनाएं जताई जा रही हैं कि कई ऐसे पारिवारिक सदस्य हो सकते हैं हरियाणा विधानसभा चुनाव में जो जिनको उम्मीदवार बनाया जा सकता है, तो वो कौन कौन से बड़े चेहरे हैं जिनके परिवार वालों को इस बार हरियाणा विधानसभा चुनाव में मौका दे सकती है बीजेपी?
जी देखिए, अभी हालांकि स्पष्ट रूप से अभी किसी के नाम लेना इस समय सही नहीं रहेगा, बल्कि अगर चर्चाएं हालांकि चल रही थी जिस तरीके से करण चौधरी की बेटी अगर श्रुति चौधरी की बात की जाओ तो उनका नाम भी पैनल में जरूर प्रदेश के स्तर पे जोड़ा गया था। साथ ही देखिए, अगर कृष्णा गुर्जर की बात करें, धर्मवीर सिंह की बात करते हैं, रणजीत की बात करते हैं, तो कई और भी नेता हैं जिन्होंने अपने परिवार के सदस्यों की अर्जी तो डाली। हालांकि चर्चा भी चल रही है कि मौजूदा सांसदों की जिन्होंने अर्जी डाली है अपने परिवार के जनों को लेकर के, तो उनकी अर्जी कहीं ना कहीं स्वीकार भी की गई है। उसमें से कुछ को टिकट भी मिलती हुई नजर आएगी। कुलदीप बिश्नोई के बेटे जो मौजूदा विधायक भी हैं भव्य बिश्नोई, उनको भी कहा जा रहा है कि उनका नाम भी पैनल में डाला गया है। अब खुद में देखना दिलचस्प रहेगा कि किन किन सांसदों के परिवारजनों को, बेटा बेटियों को मौका यहाँ पर बीजेपी देती है, और जिसे देती है वो किस तरीके से मैदानी स्तर पर खड़ा उतरेगा, बीजेपी का विश्वास जीतता हुआ, जीतेगा भी इस बार टिकट, और अगर जिन्हें नहीं भी देती है बीजेपी तो उनका क्या रिएक्शन रहता है, किस तरीके से वो बीजेपी का साथ निभाते हुए विधानसभा चुनाव में नजर आएंगे, ये भी देखना खुद में दिलचस्प रहेगा। साथ ही देखिए हितेंद्र, कुछ ऐसे भी सांसद हैं जिन्होंने अपना इच्छा जताई है कि वो विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो क्या अपने कार्यकाल समाप्त करने से पहले क्या भारतीय जनता पार्टी उन्हें विधानसभा चुनाव लड़वाएगी, ये भी खुद में देखने वाली बात होगी। इससे एक और अहम सवाल है, वो है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को लेकर के कि वो कहां से चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे, क्योंकि कुछ सीटें हैं, कुछ क्षेत्र हैं जहां से चर्चा चल रही है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी वहां से चुनाव लड़ सकते हैं। तो वो सबसे ज्यादा अहम रहेगा, देखना दिलचस्प रहेगा कि किस तरीके से वो कहां से चुनाव लड़ते हुए नजर आते हैं। साथ ही वो मंत्री जो फिलहाल कैबिनेट मंत्री हैं हरियाणा में, उनमें से किसकी टिकट कटती है और कौन बने रह जाते हैं, वो भी देखना काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि देखिए कहा भी जा रहा है कि कुछ मंत्रियों की टिकट कट सकती है जिनके अगेंस्ट बहुत ज्यादा एंटी कमेंसी है, साथ ही जिनकी जो कह सकते हैं छवि अच्छी नहीं है। तो उन सभी चीजों को देखा जाएगा, चाहे मंत्री हो जाए, नॉर्मल विधायक हो जाए, या फिर एक आम वर्कर्स हो जाए, सभी की रिपोर्ट कार्ड देखी जाएगी और उसके आधार पर ही यहाँ पर टिकट दिया जाएगा। जी हाँ बिल्कुल, जिस तरह से आपने बताया कि सीएम नायब सैनी को लेकर के कई तरह की चर्चाएं, कई तरह की अटकलें पिछले कुछ दिनों से सियासी गलियारों में लग रही हैं, चाहे वो उनकी सीट बदलने को लेकर के हो या फिर उनके एक से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने को लेकर के बात हो। बताया जा रहा था कि 2 सीटों पर भी सीएम नायब सैनी चुनावी ताल ठोक सकते हैं। तो ऐसे में इन तमाम जो सियासी अटकलें लगाई जा रही हैं उसको लेकर के क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? इस चुनाव समिति की जो बैठक चल रही है, केंद्रीय चुनाव समिति की जो बैठक चल रही है, इससे पहले तक क्या कुछ जानकारी इस बात को लेकर के? जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री नायब सैनी का बिल्कुल चर्चा चल रही है कि एक दो जगह है जहां से वो जो चुनाव लड़ते हुए नजर आ सकते हैं। मगर देखिए हितेंद्र, आखिरी जो फैसला है वो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में किया जाएगा, जिसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि देखिए सीईसी की अगर बैठक की बात की जाए तो क्लोज डोर बैठक होती है, यहाँ से अभी कुछ निकलना थोड़ा मुश्किल है। हालांकि चर्चा बिल्कुल होगी कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी किस सीट से चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे, मगर उसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। 2-3 ऐसी सीटें हैं जहां से चर्चा चल रही है कि मुख्यमंत्री यहां से चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे, मगर अभी स्पष्टीकरण से कुछ कहना मुश्किल है। प्रदेश के स्तर पर बिल्कुल जब बैठक हुई तो करीब 2 से 3 वो क्षेत्र हैं जहां से चर्चा चल रही थी कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी वहां से चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। मगर देखिए आखिरी फैसला केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में लगा जाएगा, जहां से लगेगा केंद्रीय चुनाव समिति को, यानी शीर्ष नेतृत्व को, जहां से लगेगा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को वहां से चुनाव लड़ना चाहिए, जो हरियाणा में बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है, वहीं से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल, आज दिन भर की अगर बात करें अपराजिता, दिन भर की जो बैठकें चली हैं बीजेपी में, उस पर एक नजर डाल लेते हैं किस तरह से। सबसे पहले अगर बात करें कोर ग्रुप की बैठक हुई, बताया जा रहा है कि छोटी टोली की भी बैठक हुई है आज बीजेपी की, और उसके बाद अब केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक चल रही है। तो इन बैठकों में क्या कुछ हुआ है? क्या इन्हीं बैठकों से फिल्टर होकर के आ रही है ये सूची, ये पैनल जिस पर अब चर्चा हो रही है केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में? जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं इसका जिस तरीके से प्रदेश के स्तर पर लगातार बैठकें हुई थी, चाहे वो गुरुकमल की बात करें हितेंद्र, गुरुकमल में भी बैठकें हुई थी, 2 दिवसीय बैठक हुई थी, 9 घंटे करीब बैठक चली थी। इससे पहले भी हमने देखा था कि मुलाकातें हुई थी, राजधानी दिल्ली पहुंचे थे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। तो हर एक बैठक हुई है, चाहे वो छोटी से छोटी मुलाकात हो जाए, छोटी से छोटी टोली की बैठक कह ले, छोटी टोली की बैठक हो जाए, चुनाव समिति की बैठक कह दे, या आज कोर ग्रुप की बैठक हो जाए। उससे पहले जब सुबह जब धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर जब छोटी टोली की बैठक हुई थी, उससे एक रात पहले जब शाम को प्रभारी जिन्हें चुनाव प्रभारी बनाया गया धर्मेंद्र प्रधान, उनके आवास पर भी एक छोटी बैठक हुई थी, जिसमें प्रभारी सतीश पुनिया मौजूद थे, प्रदेश प्रभारी। इसके अलावा प्रदेश सह प्रभारी सुरेंद्र नागर मौजूद थे, चुनाव सह प्रभारी विप्लव देव, इन चारों के बीच बैठक हुई थी। तो हर एक बैठक काफी खुद में अहम मानी जाती है, क्योंकि देखिए जो पैनल तैयार किया गया था प्रदेश के स्तर पर, कुछ ऐसी सीटें थे, करीब कहा जा रहा था 20 से 25 वो सीटें थी, 15, 25, 20 के आसपास
आसपास कुछ सीटें थी जिसमें केवल एक नाम था, यानी पैनल में केवल एक नाम है। वहीं बाकी सभी सीटों को लेकर के ये कहा गया था कि करीब 2 से 3 से 4 नाम से ज्यादा भी कुछ पैनल में है। तो बिल्कुल वहां से अगर मैं अभी की बात करती हूँ हितेन, तो करीब पैनल में कुछ पैनल ऐसे हैं, 50 के करीब वो पैनल है जिसमें केवल एक नाम है। वहीं करीब 40 ऐसे पैनल है जिसमें 2 या 3 नाम कह सकते हैं। तो बिल्कुल खुद में समझ में आती है कि जो बैठकें तमाम हुई है उसमें सभी के नामों को लेकर के, जो गुरु कमल में जो बैठक हुई थी, जो पैनल बनाए गए थे, उन सभी को रिवीजन वापस से किया गया था और जो सबसे उपयुक्त विनिंग कैंडिडेट लगे थे उनका नाम ही इस पैनल में डाल करके आगे केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में रखा गया है। सबसे आखिरी मंथन हम कह सकते हैं आज सुबह हुई थी, जब छोटी टोली की बैठक हुई थी, धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर हुई थी। उस बैठक में धर्मेंद्र प्रधान मौजूद थे, साथ ही सतीश पुनिया मौजूद थे, सुरेंद्र नागर मौजूद थे, विप्लव देव मौजूद थे, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, अध्यक्ष मोहन लाल कौशिक, ये सभी उस बैठक में मौजूद थे। वहां पर प्रदेश के स्तर पर हम कह सकते हैं कि आखिरी डिस्कशंस वहां पे किए गए थे, जिसके बाद कोर ग्रुप की बैठक में काफी कटाई छटाई वहां पर भी हुई है, जिसके बाद एक बढ़िया विनिंग मजबूत टिकाऊ पैनल तैयार किया गया है, जिसे केंद्रीय चुनाव समिति के सामने भी पेश किया जा रहा है। चर्चा की जा रही है कि सभी सीटों को लेकर के डिटेल में डिस्कशंस किए जा रहे हैं। सभी 90 सीटों को लेकर के कोर ग्रुप की बैठक में भी डिस्कशंस हुए थे, वहीं सभी सीटों को लेकर के यहां भी कहा जा रहा है कि डिस्कशंस किए जाएंगे। जी, लगातार जिस तरीके से आप बता रही हैं अपराजिता कि बैठक का दौर चल रहा है और जिस तरीके से फिल्टर हुए हैं नाम, तो प्रदेश चुनाव समिति की बैठक में जो नाम तय हुए थे, 2 से 5 जो नाम तय हुए थे, यहाँ तक अब बताया जा रहा है कि 50 सीटों पर सिर्फ एक नाम है। तो क्या ये जो छटनी हुई है केंद्रीय नेताओं की राय के बाद, केंद्रीय नेताओं से विचार विमर्श के बाद ये छटनी हुई है, इन नामों को फिल्टर किया गया है? जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि जब गुरु कमल की हम बात करते हैं तो प्रदेश के स्तर पे कहा जा रहा था कि हर एक मौजूदा विधायक, हर एक मौजूदा मंत्रियों की जो नाम है वो पैनल में डाला गया है। उसके बाद फिर देखिए धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर तुरंत बाद ही उसी रात जब बैठक खत्म हुई थी गुरु कमल में, उसी रात छोटी टोली की बैठक हुई थी, वहां पर भी रिविजन किया गया था। तो बिल्कुल कह सकते हैं कि केंद्र नेतृत्व के से चर्चा विचार विमर्श करने के बाद उसके बाद फिर प्रदेश के स्तर पर भी जो सबसे ज्यादा उपयुक्त कैंडिडेट लगे होंगे उनके नाम को ही डाला गया होगा, वहीं बाकी नामों को हटाया गया होगा वहां से। तो जिसके बाद फिर जब यहाँ पर कोर कमेटी की बैठक हुई थी, उसके बाद यहाँ पर फाइनल डिसीजंस लिए गए हैं प्रदेश के स्तर पर कि किन्हें नाम हटाने हैं, किनके नाम को आगे बढ़ाना है। क्योंकि देखिए अब तक अगर चर्चा की बात करते हैं, सूत्रों के हवाले से यही जानकारी सामने आ रही थी कि अब तक प्रदेश के स्तर पर हर एक मंत्री, हर एक विधायक, मौजूदा विधायकों का नाम उसमें डाला गया था। अब अगर यहाँ तक अगर तुरंत कोर ग्रुप की बैठक के तुरंत बाद जब सीईसी की बैठक हो रही है, इसके बाद सूत्रों के हवाले से ये जानकारी सामने आ रही है कि 25 वो सीटें हैं जिसमें केवल एक नाम है, उस पैनल में केवल एक नाम है, वहीं 40 वो सीटें हैं जिसमें एक से ज्यादा नाम है। तो कहीं ना कहीं खुद में ये चीज सिद्ध हो जाती है कि कोर कमेटी की बैठक जो करीब काफी घंटे लंबी चली थी ये बैठक, तो कहीं ना कहीं खुद में ये सिद्ध हो जाता है कि कई नामों को लेकर के यहाँ पर कटाई छटाई हुई होगी, वहीं कई नामों को यहाँ पर जोड़ा घटाया भी हो गया होगा। क्योंकि देखिए कुछ सांसद ऐसे भी हैं, मौजूदा सांसद ऐसे भी हैं जो अपने इच्छा जता चुके हैं चुनाव लड़ने के लेकर के, और साथ ही देखिए कुछ ऐसे भी बिल्कुल जिस तरह हमने जिक्र किया था अभी, कुछ सांसद ऐसे भी हैं जो चाहते हैं कि अपने बच्चों को चुनाव लड़वाया जाए। वहीं प्रदेश की अगर हम बात करते हैं, देखिए प्रदेश के स्तर पर जो पैरामीटर्स तय किए गए होंगे, सर्वे रिपोर्ट, तमाम चीजों को देखा गया होगा, जिसके बाद से पैनल में नाम डाले गए होंगे। वहीं जब यहाँ पर शेष नेतृत्व के सामने चीजें आती है तो तस्वीर थोड़ी बदलती हुई नजर आती है कि बाकी चीजों को भी देखना है, सेंटर के हिसाब से भी कई चीजों को देखनी होती है। तो उन सभी चीजों को देखते हुए यहाँ पे हम कह सकते हैं कटाई छटाई की गई होगी, कई चीजों को जोड़ा घटाया भी गया होगा, जिसके बाद यहाँ पर सीईसी की बैठक में नामों को पेश किया गया है। बिल्कुल, 1 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है, बैठक लगातार जारी है और आपने जैसा कि बताया कि 50 सीटों पर तो पहले ही एक नाम फाइनल हो चुका है, यानी कि बस अब फाइनल मोहर लगना बाकी है। बचती हैं 40 सीटें, 40 सीटों पर मंथन चल रहा है। तो 40 सीटों में भी ये माना जा रहा है कि ज्यादातर जगहों पर सिर्फ 2 नाम हैं, तो ऐसे में वहां पर चूज करना है एक नाम। और कितनी देर तक ये माना जा रहा है कि अभी और कितनी देर तक मंथन भारतीय जनता पार्टी का, इस केंद्रीय चुनाव समिति का चलेगा, और इस बैठक के बाद लेकर के क्या कुछ ज्यादा जानकारी है? क्योंकि ये माना जा रहा है कि इस बैठक के बाद भी किसी भी वक्त पहली सूची जारी की जा सकती है या कल तक सूची जारी की जा सकती है। तो इन तमाम महत्वपूर्ण पहलुओं को लेकर के क्या कुछ जानकारी फिलहाल मिल पा रही है? क्योंकि 1 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है अपराजिता इस बैठक को चलते हुए।
जी बिल्कुल, देखिए हेदेन, अगर इस बैठक की मैं बात करती हूँ, समय की बात करूँ तो तब तक ये बैठक चलेगी जब तक सभी 90 सीटों को लेकर के चर्चा नहीं हो जाती। और बिल्कुल जिस तरह आपने जिक्र किया कि बस चर्चा अगर मेजरली करनी है किसी चीजों को लेकर, वो जो 2-3 सीटें हैं, 2-3 नाम है एक ही पैनल में, उन चीजों को लेकर के चर्चा करनी है। मगर देखिए हेदेन, पैनल में अगर एक नाम डाले गए हैं तो बिल्कुल आखिरी जो स्टाम्प लगना है, आखिरी जो फैसला है वो केंद्र चुनाव समिति की बैठक में लगना है। मगर देखिए अगर उस पर भी लेकर के चर्चा किया जाएगा, अगर सीईसी के सदस्यों को लगता है कि इसमें अगर कुछ चेंजेस भी करने हैं तो वो भी यहाँ पर किया जा सकता है। जो सीटें हैं जिस पर जो पैनल तैयार किए गए जिसमें केवल एक नाम है, अगर उन सीटों पर भी ऐसा अगर सीईसी को लगती है, सीईसी के सदस्यों को लगता है, श्रेष्ठ नेतृत्व को अगर लगता है कि उसमें भी बदलाव की आवश्यकता है तो उस पर भी बदलाव मुमकिन है। वहीं जो सीटें हैं, क्योंकि देखिए चीजें आसान नहीं रहने वाली, अगर यहाँ तक इतनी बार जब चीजें को क्रॉस चेक करने के बाद जब सीईसी के सामने एक ही सीट पर अगर 2 से 3 नाम डाले गए हैं तो खुद में एक बहुत बड़ा हम कह सकते हैं कि काफी दिक्कतें भरा हो सकता है कि कौन सा कैंडिडेट सबसे ज्यादा विनिंग कैंडिडेट है, कौन सबसे ज्यादा उपयुक्त कैंडिडेट, ये खुद में काफी फैसला करना खुद में काफी मुश्किल रहने वाला है। तो समय की बात हम अभी स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते, बस ये कह सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं कि सभी 90 सीटों को लेकर के आज चर्चा की जाएगी। अब कितने पे फैसला बनती है, कितने पे आखिरी मोहर लगाया जाता है, इसका हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। काफी लंबी हम कह सकते हैं कि ये बैठक चलने वाली है। और बिल्कुल जिस तरह आपने जिक्र किया सूची को लेकर के, तो बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की सूची को लेकर के उम्मीद की जा रही है, सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है कि जल्द से जल्द यानी कल सुबह या दोपहर तक हम उम्मीद कर सकते हैं कि बीजेपी की हरियाणा को लेकर के जो सूची है वो कल तक जारी कर दी जाएगी। जी बिल्कुल, कई चुनौतियां हैं अपराजिता। ये पूरी जो लिस्ट तैयार करनी है भारतीय जनता पार्टी को, जो उम्मीदवार उतारने हैं उसमें उम्मीदवारों को चूज करने में, उम्मीदवारों का नाम तय करने में कई तरह की चुनौतियों का सामना किसी भी दल को करना पड़ता है, क्योंकि एक सीट पर कई उम्मीदवार होते हैं, कई दावेदार होते हैं जो अपनी दावेदारी पेश कर रहे होते हैं, और जातिगत समीकरण का भी ध्यान रखना होता है कि किस सीट पर कौन से समाज से जो उम्मीदवार वहां पर उपयुक्त रहेगा, जिताऊ हो सकता है, और फिर उसकी छवि कैसी है क्षेत्र में, लोगों के बीच में उसका कैसा व्यवहार है। तो इस तरह की तमाम जो महत्वपूर्ण चीजें हैं उनको ध्यान में रखते हुए एक एक उम्मीदवार तय करना होता है, और एक एक सीट बेहद महत्वपूर्ण होती है। क्योंकि पिछली बार की अगर विधानसभा चुनाव की बात देखें तो पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनी थी हरियाणा में बीजेपी की, और इस बार बीजेपी जिस तरह से बैसाखी का जिक्र करते हुए नजर आते हैं कि जेजेपी की बैसाखी पर इस बार निर्भर रहना पड़ा भारतीय जनता पार्टी की सरकार को प्रदेश में, तो इस बार ऐसी किसी बैसाखी की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस बात का ऐलान, इस बात के संकेत जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जब हरियाणा दौरे पर आए थे वो कहते हुए नजर आए थे कि इस बार किसी बैसाखी पर निर्भर नहीं रहेंगे, बल्कि पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। तो ऐसे में पूर्ण बहुमत की अगर सरकार बनानी है तो पूर्ण बहुमत लाना होगा, और पूर्ण बहुमत लाने के लिए एक एक सीट पर उम्मीदवार अहम हो जाता है। तो किन महत्वपूर्ण पहलुओं का ध्यान रखा जा रहा है उम्मीदवारों के चयन में? जी बिल्कुल, देखिए अगर पहलुओं की हम बात करते हैं तो बिल्कुल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पहलू है वो है कि जीतने की संभावनाएं सबसे ज्यादा किस कैंडिडेट की होती है, चाहे वो मौजूदा विधायक हो, मौजूदा मंत्री हो, या कोई नया चेहरा हो, या फिर परिवारवाद को लेकर भी जिस तरीके से चर्चा चल रही है, अगर परिवार के किसी सदस्य को भी अगर जीतने की संभावनाएं सबसे ज्यादा है तो उन्हीं कैंडिडेट को यहाँ पर मौका दिया जाएगा। और साथ ही देखिए बिल्कुल चुनौतियां बहुत ज्यादा बीजेपी के सामने है कि किस कैंडिडेट को मौका दिया जाए। और बिल्कुल जिस तरह से आपने जिक्र किया कि बैसाखियों का जो आपने जिक्र किया, हालांकि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से दावा कर रही है कि इस बार भी डबल इंजन की सरकार आएगी, मगर क्या आती है डबल इंजन सरकार, ये देखना खुद में काफी दिलचस्प रहेगा, क्योंकि काफी चुनौतियां बीजेपी के सामने है। एंटी इनकम्बेंसी हो जाता है, और कहीं ना कहीं इसका एक अनुरूप देखने को मिल चुका है जब लोकसभा चुनाव हुए थे तो 5 सीटों पर, जहां पर 2019 की लोकसभा चुनाव में 10 सीटों पर थी भारतीय जनता पार्टी, वहीं 2024 की लोकसभा चुनाव में 5 सीटों पर सिमट गई है। तो उन चीजों को किस तरीके से फेस करती हुई नजर आएगी, वो चीजें खुद में देखना काफी दिलचस्प रहेगा। तो उसके लिए हमें हालांकि बिल्कुल कई चुनौतियां हैं बीजेपी के सामने, कई ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो बहुत ज्यादा केपेबल भी हैं। अब उनमें से सबसे ज्यादा केपेबल कौन है, ये देखना खुद में इंतजार रहेगा कि कौन से उम्मीदवार को मौका यहाँ पर दिया जाता है। और क्योंकि देखिए पैरामीटर तय किए गए हैं, हर एक पैरामीटर में अगर बात की जाए तो अगर 2 से 3 वो कैंडिडेट है, अगर पैनल की बात की जाए 40 वो पैनल है जिसमें करीब 2 से 3 वो कैंडिडेट हैं जो कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट उपयुक्त लग रहे हैं, तब उनमें से कौन से कैंडिडेट को मौका दिया जाएगा, ये खुद में डिस्कशंस हो रहे हैं। अब खुद में ये काफी चैलेंजिंग होगा किसे मौका दिया जाता है। तो बिल्कुल उसके लिए हालांकि थोड़ा इंतजार करना होगा, कल तक सूची सामने आ जाएगी। भारतीय जनता पार्टी को लेकर के जितनी मेहनत बीजेपी ने बैठकों में की है, तमाम चीजें की है, उन सभी
सभी चीजों का हम कह सकते हैं कि यहाँ पर आकलन किया जा रहा है, यहाँ पर देखा जा रहा है कि क्या कुछ चीजें रही है, रिपोर्ट कार्ड वापस से क्रॉस चेक किया जा रहा है। हर एक जो भी पैनल में नाम डाले गए हर एक का यहाँ पर हम कह सकते हैं कि वापस से आकलन किया जा रहा है, हर एक के काम को यहाँ पर वापस से डिस्कस किया जा रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि किसे मौका मिलता है, और जो बिल्कुल बैसाखी का आपने जिक्र किया तो किस तरीके से पूर्ण बहुमत के साथ जिसका दावा भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो देखिए जिस तरीके से 2014 में हालांकि पूर्ण बहुमत मिली थी, 2019 में गठबंधन की सरकार बनी थी, वहीं इस बार दावा कर रही है, चाहे एंटी इनकम्बेंसी हो जाए, सभी चीजों को दरकिनार करते हुए भारतीय जनता पार्टी फिर से दावा कर रही है कि फिर से यहाँ पर डबल इंजन की सरकार तीसरी बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। जी।